हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर की क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2025 के साइंस विषय में केमिस्ट्री के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पोस्टमार्टम करेंगे। और हम आपको यह बता दें कि यदि आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा और इसके सभी प्रश्नों को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाली मैट्रिक की परीक्षा में विज्ञान विषय में केमिस्ट्री के प्रश्न इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। और यदि आप परीक्षार्थी नहीं हैं तो यह वीडियो उन मैट्रिक परीक्षार्थियों तक पहुंचाने का अब जरूर कष्ट कीजिएगा, ताकि उनकी परीक्षा में ये प्रश्न आए और वो बनाकर अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा को पास करें। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के 50 वायरल प्रश्न और उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है, जिसके ऑप्शन है NaCl, NaOH, KOH और NH4OH। NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH। तो इसका उत्तर हो जाएगा NaCl। NaCl एक प्रकार का लवण है, बाकी ये सब क्षार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो दही में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है। तो श्वसन एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। इनमें किसे चाकू से काटा जा सकता है? इनमें किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इनमें लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। किस धातु का गलनांक कम है? तो इस ऑप्शन में सोडियम धातु का जो गलनांक है वो सबसे कम है। कमरे के ताप पर द्रव धातु, कमरे के ताप पर द्रव धातु, तो कमरे के ताप पर द्रव धातु जो होता है वो Hg होता है, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अधातु, कमरे के ताप पर द्रव अधातु ये ब्रोमीन होता है, ऑप्शन ए। सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा, सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा। इनमें कौन विद्युत का सुचालक है? तो सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जो कि कार्बन का अपरूप है। किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ड्यूरेलुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो ड्यूरेलुमीन जो है वो एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। ड्यूरेलुमीन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज उत्कृष्ट धातुओं को घुला देता है। तो इस ऑप्शन में हमारा सोना आएगा, Au। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम है Na, Mg, Zn और Cu।
वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो यह एनोड पर मुक्त होगा। पारा धातु का अयस्क है, पारा धातु का अयस्क है। हेमेटाइट ये लोहा का अयस्क होता है, मैग्नेटाइट ये भी लोहा का अयस्क होता है, बक्साइट ये तांबे का अयस्क होता है। तो सी ने बार HgS। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो तन्य का मतलब होता है जिसको आप बहुत खींचकर, तन्यता का मतलब होता है जिसे खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है। तो सोना जो होता है वो सबसे तन्य धातु होता है। इनमें कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन और जेनॉन को कहा जाता है। तो ऑप्शन में आर्गन है। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन जो है वो जिंक का अयस्क है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर जो होती है वो हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। अयस्क में उपस्थित वर्तमान औषधियों को क्या कहा जाता है? तो अयस्क में उपस्थित वर्तमान औषधियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो लोहा एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा धातु है जिस पर सबसे ज़्यादा जंग लगता है, और इसे जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक धातु का एक परत चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इनमें कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल समूह है, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड ये कीटोनिक समूह है, और सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइडिक है। तो सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर में इस तरह का डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, ये जो होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह होता है। मेथनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो मेथनोइक अम्ल का साधारण नाम फार्मिक अम्ल होता है, और इसका सूत्र HCOOH होता है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है। तो इसका IUPAC नाम एथेनॉल होता है। वेल्डिंग की क्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वेल्डिंग की क्रिया में एसिटिलीन या एथाइन, एसिटिलीन या एथाइन गैस प्रयुक्त होती है। इनमें कौन सा संश्लेषित सूचक है? इनमें कौन संश्लेषित सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जो है वो संश्लेषित सूचक है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो किसी समान एल्कोहल का यदि हम एक एल्कोहल का जो अगर हम सामान्य सूत्र लिखें C2H5OH, तो यहाँ से यहाँ तक आपका अल्काइल ग्रुप होता है, और ये इसका क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन जो नहीं है। तो एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो अमोनिया जिसका सूत्र होता है NH3, तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु। तो ऑप्शन हो जाएगा 1:3। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इनमें कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो कमरे के ताप पर द्रव जो है वो एथेनॉल है, C2H5OH। आयोडीन को किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? तो इसका ऑप्शन होगा एथिल एल्कोहल। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण, तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहा जाता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम का आधार क्या है? तो मेंडलीफ ने जो तत्वों के वर्गीकरण के संदर्भ में आवर्त नियम दिया था, वो नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो इसका आधार परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा।
आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी में जो इस तरह की क्षैतिज कतारें होती हैं उनको आवर्त कहा जाता है और इनकी संख्या 7 है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में जो इस तरह के कतारें हैं इनको वर्ग कहा जाता है। इनकी संख्या 18 है। हैलोजन तत्व किस वर्ग के सदस्य हैं। तो हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको संयुक्त रूप से हैलोजन तत्व कहा जाता है और ये 17वें वर्ग के सदस्य हैं। आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम का आधार परमाणु संख्या है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो 287 है यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। पी ब्लॉक के तत्व हैं। आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो वर्ग संख्या 1 से 2 को एस ब्लॉक, वर्ग संख्या 3 से 12 को डी ब्लॉक और वर्ग संख्या 13 से 18 के सदस्यों को या तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, वर्ग 13 से 18। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु आकार जो होगा वो घटता है। यूरो 2 का संबंध जो है वो वायु प्रदूषण से है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। तो कोयला, पेट्रोल और डीजल जो है वो अनवीकरणीय है यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो पवन ऊर्जा। कोयला और पेट्रोलियम, तो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन है। वर्षा जल का संचयन, तो वर्षा जल का संचयन जो होता है वो भूमिगत जल की परिपूर्ति हेतु किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमिगत जल की परिपूर्ति। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आने वाले केमिस्ट्री के प्रश्नों के 50 प्रश्नों का हमने वायरल प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और यदि आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री के प्रश्न इन्हीं 50 प्रश्नों में से पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद भी है। तो आपने मेरे वीडियो को अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद।